दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा मैथमेटिकल फाउंडेशन का 27वां लेक्चर है एंड अभी तक हम लोग लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी पढ़ चुके हैं। आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिमिट्स का क्या एप्लीकेशन है, क्यों हम रियल वर्ल्ड में उनकी बातचीत करते हैं, लिमिट्स की देखने की ज़रूरत क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो अब्रप्ट चेंजेस होते हैं वो अब्रप्ट चेंजेस नेचर रियल वर्ल्ड में नहीं होते हैं, और वो कैसे दिखेंगे आपको लिमिट से पता चलेंगे। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर कोई चीज़ अब्रप्टली चेंज हो रही है तो वो पॉसिबल नहीं है। ये लास्ट एपिसोड में हमने कवर कर लिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक नए चैप्टर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो आगे जो अगले 3 चैप्टर हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर कैलकुलस, ये तीनों ही पार्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खासकर इनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ मैथ्स के आंसर निकाल के सेटिस्फाई मत होइए कि आपने जैसे मैथ में जो क्वेश्चन दिया जाता है और आप आंसर निकाल लेते हो और उसको निकाल के और फिर आप बोलते हो कि हाँ मैंने सीख लिया है उस चीज़ को। उस तरह से नहीं सीखना है अपने को इसकी समझदारी बढ़ानी है, समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। हम दोनों चीज़ करेंगे, हम मैथ्स वाला पार्ट भी करेंगे, आंसर भी आना चाहिए, बट उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हो आप ये, ऐसा ज़रूरत क्या है और उसका मीनिंग क्या है। जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिला है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने को समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो आज डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात मैं बता दूं कि हम न्यूमेरिकल में ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल की तरफ नहीं जाएंगे, वो आप अपने मैथ्स में पढ़ोगे। फिजिक्स में अपने को बेसिक लेवल के भी आप डिफरेंशिएशन कर लोगे चीज़ों को, तो आपको अच्छा रहेगा। मतलब आपको मेन फोकस करना है एप्लीकेशन पे, अंडरस्टैंडिंग पे, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स होते ही नहीं है डिफरेंशिएशन पे, खासकर आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है तो। ठीक है, तो ये फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो हम रूल सारे पढ़ेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व नहीं करते जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन, और उस तरफ नहीं जाएंगे, वो आप मैथ्स में करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन का सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि इसका मीनिंग क्या होता है सर। तो डिफरेंशिएशन जो है वो डिफरेंस वर्ड से बना हुआ है। डिफरेंस, डिफरेंट या डिफरेंस ऐसे बोल दो आप। इसका मतलब चेंज, बदलाव। आप बोलोगे 2% डिफरेंट है, उसकी शक्ल अलग है, उसकी शक्ल अलग है, तो इसका मतलब आपने उनके चेहरे में, आंखें तो दोनों की दो ही हैं, एक नाक है, एक मुंह है, 2 कान है, सबका ऐसे ही है, बट फिर भी आप डिफरेंस पर देख लेते हो 2 बंदों में, उनकी शक्ल अलग अलग होती है। इसका मतलब उनके जो सरफेस हैं चेहरे के, उनमें जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो अलग तरह के आ रहे हैं। जैसे आंख के पास के उतार चढ़ाव, आपके चेहरे में जो आपकी शक्ल है वो अलग हो जाती है, आपके होंठ कैसे हैं, तो वो आपके चेहरे को अलग बना देते हैं। तो हर बंदे का चेहरा एक अलग तरह का होता है, तो आप डिफरेंस देख सकते हो। इसका मतलब आपकी आंखें जो हैं वो उस डिफरेंस को पकड़ती हैं। ठीक है, तभी तो आप पहचान पाते हो किसी को। तो डिफरेंशिएटर जो होता है या डिफरेंशिएशन जो होता है वो वही चीज होती है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि आप बदलाव को देख सको, चेंज को बताता है। डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज होता है, और ये डिफरेंट या डिफरेंस से बना हुआ है, तो नाम भी इटसेल्फ खुद ही बता रहा है कि ये चेंज को बताता है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है चेंज तो है, बट इसको अगर मैथमेटिकल तरीके से समझे तो कैसे समझ सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं मैथमेटिकल तरीके से इसको देखने के, बट मैं आपको एक रियल वर्ल्ड के एक एग्जांपल के साथ इसको रिलेट करके बताता हूं। तो दोस्तों डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल मीनिंग से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, और ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब खासकर जब आप मोशन पढ़ते हो, 1 डायमेंशनल मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन, वहां पे आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा। और उसके बाद हम इसके रियल मीनिंग, मतलब रियल वर्ल्ड के साथ डिफरेंशिएशन के मीनिंग को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो जरा देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास एक पार्टिकल है या कोई कार है जो मूव कर रही है टाइम के साथ। ठीक है, अब अगर मैंने मान लीजिए ग्राफ इस तरह का दे दिया कि वो उसका जो मूवमेंट है वो इस तरह से हो रहा है। ठीक है, सोचिए यहां से स्टार्ट हुई, ये पॉइंट कोई शिमला वाला पॉइंट था, और यहां तक जा रही है, कोई आगे वाले पॉइंट तक जा रही है, दिल्ली तक जा रही है। ठीक है, ऐसे जा रही है मान लीजिए कार। टाइम के साथ उसकी पोजीशन जो है, टाइम के साथ वो अलग अलग जगह पे है, टाइम के साथ उसकी लोकेशन बदल रही है। अब जरा देखिए, अगर मैं इस ग्राफ को रीड करना चाहूं, इस ग्राफ को थोड़ा समझना चाहूं कि ये किस चीज का ग्राफ है, तो ये ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार का नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, उसका ग्राफ ये नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर क्यों नहीं हो सकता। मैं xt को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार नहीं बोल सकता।
क्यों नहीं बोल सकता, जरा देखिए। शिमला से चले आप यहां पे कहीं पहुंचे, बीच में कहीं पहुंचे t1 इंस्टेंट पे, फिर इसका मतलब आप इतनी डिस्टेंस चल चुके हो, इतनी इस पोजीशन पे आ चुके हो, फिर आप क्या हुआ, आपका जो xt है वो कम होना शुरू हो गया। अब आप मुझे बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने यू टर्न मारा होगा, आप शिमला के नजदीक गए हो फिर से, ठीक है भाई, टाइम के साथ आप दूरी पे आ गए थे और फिर से वापस नीचे आ गए हो अब आप, इसका मतलब शिमला की तरफ वापस मूवमेंट हो गया। तो अगर वापस मूवमेंट हो रहा है शिमला की तरफ, तो आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार वो तो बढ़नी चाहिए ना, चाहे आप आगे जाओ चाहे आप पीछे आओ, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो कार में तो आप यू टर्न भी मारोगे किसी पोजीशन पे तो क्या होगा बताओ, तो भी आपकी कार की डिस्टेंस तो बढ़ेगी ना। लेकिन इसमें xt जो है वो पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, और फिर आपका फिर से बढ़ रहा है। इसका मतलब xt जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार का नहीं हो सकता ग्राफ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ऑलवेज क्या होगी, चाहे आप यू टर्न, देखो आप वन डायमेंशन में मूव कर रहे हो, आपकी कार जो है वो वन डायमेंशन में मूव कर रही है, ठीक है, वन डायमेंशन में मूव कर रही है, या तो आगे जा रही है पीछे जा रही है। चाहे कार आगे जाए, सोचिए पहले आगे आई और फिर यहां से यू टर्न मार लिया और फिर से इसके बाद फिर से आगे चलना शुरू होगी, तो कार जो है वो ऐसे आ रही है, यहां से ऐसे आके फिर ऐसे जा रही है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं थोड़ा अलग कलर से, तो मैं इस तरह से दिखा सकता हूं, कार यहां पे आई, यहां पे इसने यू टर्न लिया और फिर आगे जा रही है। तो अब समझिए, बेशक आप यू टर्न लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी जो डिस्टेंस है कार की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, वो ऑलवेज बढ़ती ही रहेगी, वो कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको पोजीशन बोल देता कि xt जो है लोकेशन बोल देता, लोकेशन ऑफ द कार, या फिर इसको बोल देता पोजीशन ऑफ द कार, या फिर बोल देता डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द कार बोल देता, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एक अलग चीज है। अगर मैं बोलता लोकेशन ऑफ द कार या पोजीशन ऑफ द कार या डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ द कार फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट, शिमला वाले पॉइंट से, तो फिर ठीक था ये ग्राफ। क्यों भाई, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप शिमला से चले, ये शिमला पॉइंट है t=0 पे, और आपने आगे जाना शुरू कर दिया और आप किसी पॉइंट पे पहुंचे, फिर आपने क्या किया, फिर आपकी पोजीशन कम होना शुरू हो गई। कम होना का मतलब शिमला के पास में आना शुरू हो गए, दूरी पे गए आप शिमला से, फिर शिमला की तरफ आ गए हो, इसका मतलब आप यू टर्न मारे हो, आपकी पोजीशन कम हुई है। तो पोजीशन जो है या लोकेशन जो है वो टाइम के साथ कम ज्यादा हो सकती है। आप रेफरेंस पॉइंट के पास में भी जा सकते हो, दूर भी जा सकते हो, ठीक है, टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है आपका, ठीक है। पोजीशन इवन नेगेटिव भी हो सकती है, इवन आप शिमला से वापस आए, यू टर्न मार के शिमला से पीछे चले गए, इसका मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है उससे पीछे चले गए आप, तो आपकी पोजीशन फिर नेगेटिव बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब लोकेशन, पोजीशन या फिर डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव। ये कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है, और इंक्रीजिंग भी हो सकती है। ये कैसा भी हो सकता है भाई, पोजीशन जो है टाइम के साथ राइजिंग हो सकती है, फॉलिंग हो सकती है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कैसे भी हो सकती है, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार है, ये ऑलवेज क्या रहेगी दोस्तों, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहनी चाहिए और इंक्रीजिंग होनी चाहिए भाई, इंक्रीजिंग। भाई ये जो गाड़ी के अंदर जो वो आपका मीटर होता है, ये तो उसकी रीडिंग है, तो चाहे आप यू टर्न मारो, चाहे आप कुछ भी करो, आपका कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकती डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक पॉइंट पे आगे डिस्टेंस, भाई कार बंद कर दिया आपने, गाड़ी बंद कर दी, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, वो टाइम के साथ फिक्स हो जाएगी, वो मूव करना, चेंज होना बंद हो जाएगी, गाड़ी का मीटर जो है वो रीडिंग दिखाना बंद कर देगा। बट आप समझिए कि कभी भी मीटर उल्टा नेगेटिव रीडिंग नहीं दिखाएगा, डिक्रीज नहीं होना शुरू करेगा कि कार आगे चल रही है और मीटर आपका जो है रीडिंग जो है वो डिक्रीजिंग वे में दिखा रहे हैं, अनटिल अनलेस आप उसके साथ कुछ छेड़छाड़ ना करो। तो अल्टीमेटली आप समझिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार क्या होगा, मेरा ऑलवेज ही मेरा बढ़ता रहेगा, हमेशा ही बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार का नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर लेकिन मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, कोई सोचिए कोई इस तरह का ग्राफ है, ठीक है, ये है मेरा xt और ये t के साथ बढ़ रहा है, तो ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये ग्राफ तो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो कार का जो मूवमेंट है वो वन डायमेंशन है, xt में हो रहा है, मेरा मूवमेंट xt जो है वो रेफरेंस पॉइंट जो है शिमला वाले पॉइंट से आगे की तरफ जा रही है, कार दूर जा रही है शिमला से, और कभी भी यू टर्न नहीं मार रही है, कभी भी यू टर्न नहीं मार रही है। तो इसका मतलब अगर आप यहां से डिस्टेंस को देखना शुरू करोगे, कार की डिस्टेंस को, वो भी टाइम के साथ बढ़ेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार भी टाइम के साथ बढ़ेगी, और पोजीशन ऑफ द कार भी टाइम के साथ बढ़ेगी। इसका मतलब इस ग्राफ में क्योंकि यू टर्न नहीं मार रही है, तो पोजीशन बोलो
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बोलो, डिस्टेंस ऑफ द कार बोलो या लोकेशन बोलो, एक ही चीज है इसमें सब कुछ बराबर ही आएंगे। इस ग्राफ में सब कुछ बराबर है। पॉइंट को समझिए भाई। मैं बोलूं कि टी इंस्टेंट पे वो मान लीजिए इस लोकेशन पे थी, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं डिस्टेंस ऑफ द कार जो है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द कार मतलब रेफरेंस से मेजर कर रहे हो आप डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ द कार भी बोल सकते हो इस पॉइंट को, कि इस पॉइंट पे जो लोकेशन है इसको आप लोकेशन भी बोल सकते हो भाई। t इक्वल टू t1 पे अगर आप देखोगे तो आप इसको बोल सकते हो पोजीशन ऑफ द कार एट t इक्वल टू t1, लोकेशन ऑफ द कार एट t इक्वल टू t1, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एट t इक्वल टू t1, क्योंकि आप यहां से डिस्टेंस ट्रेवल देखना शुरू किए हो तो t इक्वल टू t1 टाइम में कितने डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुकी है वो भी उतना ही होगा। बट यहां पे चीजें अलग है। अगर मैं पूछता t इक्वल टू t2 टाइम पे पोजीशन बताओ क्या आएगी, पोजीशन आएगी xt2, लोकेशन भी xt2 आएगी, डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट भी xt2 आएगी। बट अगर मैं बोलता डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एट t इक्वल टू t2 तो वो आप xt2 नहीं बोलते। डिस्टेंस ट्रेवल्ड xt2 नहीं है, उससे ज्यादा है डिस्टेंस, पहले आगे गया फिर पीछे आया तो वो डिस्टेंस भी ऐड होनी चाहिए। तो कुल मिला के ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट t2 क्या बोलोगे बताओ। इस पॉइंट पे अगर इस ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार पूछते हैं t इक्वल टू t2 तो क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट t इक्वल टू t2 क्या लिखते भाई, वो आप लिखते पहले तो यहां तक देखो xt1, पहले यहां पे गए xt1, यहां तक डिस्टेंस बढ़ी, उसके बाद यहां से यहां तक यू टर्न मारा है आपने, आपकी पोजीशन कम हो रही है, पोजीशन कम होने का तो वापस आ रहे हो, बट डिस्टेंस तो ऐड ही होनी चाहिए ना, डिस्टेंस तो ऑलवेज बढ़नी चाहिए। तो आप देखो कितने पोजीशन डाउन आए हो, कितना आप यू टर्न मार के कितनी डिस्टेंस चले हो, आप चले हो xt1 माइनस xt2, इसका मतलब आप एक डिस्टेंस और चले हो xt1 माइनस xt2, ये जो डिस्टेंस है ये आपने और ट्रेवल किया कार ने। फाइनल पोजीशन आपकी क्या हुई है, xt2 हुई है, फाइनल पोजीशन ये हुई है। बट आप यहां से यहां तक भी तो कुछ डिस्टेंस चले हो ना, ये डिस्टेंस भी तो चले हो ना। अब ये डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है, इनके बीच का गैप निकालना है, तो यहां पे था मेरा x, कितना था बताइए, xt2 xt1, और ये जो पोजीशन है ये है मेरी xt2, इसका मतलब xt1 से आप वापस xt2 पे आए हो तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया ही होगे ना। तो ये डिस्टेंस मैंने निकाल लिया भाई, इनका डिफरेंस ले लिया, ओरिजिन से xt1 है ये xt2 है, तो गैप जो है ये डिस्टेंस को बता रहा है कि वापस यू टर्न लेके कितने डिस्टेंस चले हो आप, वो और ऐड करोगे। ये है मेरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट t इक्वल टू t2। बट अगर मैं बोलता पोजीशन एट t इक्वल टू t2 वो वही आती है, xt2 आती। अगर मैं बोलता लोकेशन एट t इक्वल टू t2 वो यही आता। अगर मैं बोलता डिस्टेंस ऑफ द कार एट t इक्वल टू t2 वो भी यही आता। लेकिन इस ग्राफ में ऐसा नहीं है, इस ग्राफ में t1 लो t2 लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। t2 पे अगर मैं पोजीशन बोलूंगा तो xt2 ही बोलोगे आप, डिस्टेंस ऑफ द कार बोलोगे तो भी xt2 बोलोगे, लोकेशन ऑफ द कार बोलोगे वो भी xt2 बोलोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम दिस पॉइंट, ऑब्वियसली शिमला पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहे हो तब भी आप क्या लिखोगे, xt2 ही लिखोगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे सब कुछ सेम है, इसलिए सेम है क्योंकि यहां पे यू टर्न नहीं आ रहा, यहां पे ग्राफ जो है बढ़ता ही जा रहा है। और डिस्टेंस का ग्राफ भी ऑलवेज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार का ग्राफ भी ऑलवेज क्या रहना चाहिए, बढ़ता ही रहना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा रुक जाना चाहिए। डिक्रीजिंग कभी नहीं हो सकता डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार का ग्राफ, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार का ग्राफ, ठीक है। खैर यहां पे आपका बढ़ता ही जा रहा है तो आप इसको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बोलो, पोजीशन ऑफ द कार बोलो, सब कुछ सही है। मुझे उम्मीद है ये दो पॉइंट आपको समझ आए पहले तो, ठीक है। अब ये पॉइंट को मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा अपकमिंग एपिसोड में, याद दिलाता रहूंगा मैं आपको, ठीक है। ध्यान रखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ द, इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, इस ग्राफ को हम बोलेंगे लोकेशन और पोजीशन ऑफ द कार। इसी को एक और नाम भी दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, मतलब ये ओरिजिन से कितना डिस्प्लेस हुई है कार। तो डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा हो सकती है, लोकेशन को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का असली मीनिंग है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान लूं तो इस रेफरेंस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस जब ये आगे जा रहा है तो बढ़ती जा रही है मिनिमम डिस्टेंस दो पॉइंट की, जब यहां पे पहुंचा तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, जब वो वापस होना शुरू हुआ तो ये मिनिमम डिस्टेंस बन गया। अब तो मिनिमम डिस्टेंस को का ग्राफ है ये कि भाई शिमला से मिनिमम डिस्टेंस कैसे है, इस टाइम पे जो मिनिमम डिस्टेंस है वो शिमला से इतनी है, इस टाइम पे जो मिनिमम डिस्टेंस है वो इतनी है, इस टाइम के बाद मिनिमम डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। दिस ग्राफ इज ऑल्सो फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अब वापिस आते हैं अपने मीनिंग पे। अब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन का अब हम थोड़ा सा मतलब समझते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जरा देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास कोई कार है मान लीजिए, और कार की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो ऐसे चेंज हो रही है, ठीक है।
डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो ऐसे चेंज हो रही है, मतलब यहां तक राइज हुआ, उसके बाद जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बंद हो गई, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ये फिक्स हो गई इस पॉइंट के बाद, ठीक है। देखो ये राइजिंग है ना, राइजिंग है तो आप इसको पोजीशन भी बोल सकते हो, पोजीशन का ग्राफ भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का भी बोल सकते हो, लोकेशन का भी। मैं क्या बोल रहा हूं इसको बोल रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, ये है दोस्तों डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक है। अब सुनिए, मान लीजिए आप शुरू किए हो शिमला पे कोई पॉइंट है, वहां से आप शुरू किए हो और आपको जाना है दिल्ली वाले पॉइंट पे, ये दिल्ली वाला पॉइंट है, वाया चंडीगढ़। यहां पे आप चंडीगढ़ पे थे, ये पॉइंट है चंडीगढ़ पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है चंडीगढ़ पॉइंट। अब क्या हुआ सुनो, अब आप देखना चाह रहे हो कि भाई आप चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच आपकी एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। आप देखना चाहते हो कि किस स्पीड से चले हो, तो सोचिए यहां पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार थी वो हमने मेजर कर ली, भाई शिमला से कितने डिस्टेंस ये ट्रेवल कर चुका है। हमने स्पीडोमीटर जो होता है उसमें एक डिस्टेंस का ग्राफ, वो भी पॉइंट भी होता है ना, तो हमने देख लिया कि कार की क्या रीडिंग है, वो रीडिंग थी xt। कार इस पॉइंट तक, चंडीगढ़ वाले पॉइंट तक इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है फ्रॉम शिमला। शिमला पे 0 रीडिंग थी, सोचिए कार की नई कार है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, 0 से स्टार्ट हुआ, चंडीगढ़ आते आते उसके रीडिंग ये दिखा दी उसने, इसका मतलब इतना किलोमीटर वो चल चुकी है। अब आइए, अब आप ये टी टाइम पे आपने मेजर किया, सोचिए कोई भी इंस्टेंट टी था उसमें मेजर किया, फिर अगला जब दिल्ली पहुंचे तो टाइम हो चुका था टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी टाइम हो चुका था, ये डेल्टा टी टाइम निकल गया था, ये टाइम था डेल्टा टी। और फिर आपने यहां पे जो डिस्टेंस थी वो मेजर की दिल्ली वाले पॉइंट पे, और फिर आपने मूव करना, वहां पे कार बंद कर दी, कार बंद कर दी तो इसका मतलब डिस्टेंस चेंज होना बंद हो गई है। तो आप जब दिल्ली पहुंचे तो आपने कार के डिस्टेंस ट्रेवल उसके मीटर में देखा कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं, वो ये आ गया। अब आप बताइए अगर मैं बोलूं एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगी दोस्तों, वो होगी कितनी डिस्टेंस ये फाइनली ट्रेवल कर चुके हैं, जिस पॉइंट पे आपको देखनी है वहां पे फाइनल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार माइनस जहां से आपने देखना शुरू किया था, जिस पॉइंट से आप चाहते हो कि भाई उन दोनों पॉइंट के बीच की मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का आपको देखना होगा कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उन दोनों पॉइंट के बीच, डिवाइड बाय उन दोनों पॉइंट के बीच कितना टाइम लगा है कार को वहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में, डेल्टा टी, ये बनेगी मेरी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब समझिए, चंडीगढ़ से दिल्ली आप 4 घंटे में पहुंचे और आपको डिस्टेंस दे रखी है भाई 300 किलोमीटर, तो आप क्या करोगे, 300 किलोमीटर दोनों के बीच पॉइंट का डिस्टेंस है, डिवाइड बाय 4 कर दोगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। बट ये जो स्पीड है ये एवरेज स्पीड, ये किसी इंस्टेंट पे स्पीड नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपकी स्पीड जो है, आपको रास्ता खाली नजर आया हो कुछ दूरी के लिए, आपने स्पीड बढ़ा दी हो गाड़ी की, फिर आप आगे ट्रैफिक ज्यादा आ गया हो, आपने गाड़ी को क्या कर दिया हो, स्लो कर दिया हो। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपकी जो स्पीड है, एक्चुअल जो स्पीड है, इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है, जिसको हम बोलेंगे इंस्टेंट पे जो स्पीड है, वो बदलती रहती हो। इस इंस्टेंट पे अलग स्पीड है, इस इंस्टेंट पे अलग स्पीड है, इस इंस्टेंट कभी तेज हुए कभी स्लो हुए, बट ऑन एन एवरेज आपकी ये स्पीड है, इस स्पीड से आप चल रहे हो, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी इंस्टेंट में पूछ लो भाई चंडीगढ़ पॉइंट, जो हमने कोई पॉइंट फिक्स किया हुआ है, भाई इस पॉइंट को हम चंडीगढ़ पॉइंट बोलेंगे, तो चंडीगढ़ पॉइंट पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड देखना चाहता हूं, उस इंस्टेंट पे स्पीड देखना चाहता हूं, तो कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड देखना चाहूं, कौन से पॉइंट पे देखना चाहता हूं, चंडीगढ़ वाले पॉइंट पे, तो क्या करना पड़ेगा फिर मुझे, ये जो आपने मेजरमेंट ली है ना, अगली डिस्टेंस वाली, अगली जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आपने दिल्ली वाली पोजीशन पे ली है, आप दिल्ली वाली पोजीशन पे मेजरमेंट मत लो, आप बिल्कुल इसी पॉइंट पे लो, इसके बिल्कुल अगली जो मेजरमेंट ले रहे हो, पहली मेजरमेंट चंडीगढ़ वाले पॉइंट पे ले लिया, वही कार का मीटर क्या दिखा रहा है xt, अगली जो मेजरमेंट ले रहे हो बिल्कुल इसके पास में ले लो, बिल्कुल माइन्यूट सा गैप, ठीक है, बिल्कुल यहां पे ले लो। इसका मतलब आप डेल्टा टी को बिल्कुल छोटा कर दो, जो डेल्टा टी है उसको टेंडिंग टू 0 कर दो। इसका मतलब अगली जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार जो आप देख रहे हो वो xt प्लस डेल्टा टी पे ले रहे हो, पर डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, पहली रीडिंग यानी अगली रीडिंग बिल्कुल उसके जस्ट पास में ले ली, ठीक है। तो इसका मतलब आप इसमें क्या लगा दो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगा दो। तो पहली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, पहली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार xt थी, फिर अगली जो रीडिंग ली बिल्कुल इसके अगले ही मोमेंट पे ले ली और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लगा दिया। इससे क्या निकल के आएगा दोस्तों, इससे आपके पास निकल के आएगा अगेन एवरेज स्पीड ही आएगी, बट
वो इस पॉइंट पे ही आ गई, इसी को हम फिर क्या बोलेंगे, इस इंस्टेंट पे आ गई है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया हमने, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये क्या बन जाएगी दोस्तों, ये बन जाएगी dxt/dt। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसी को फिर हम dxt/dt बोल देंगे, अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव, इस d/dt को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, इस d/dt को क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव, इसको बोला जाता है डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कुछ लोग बोल देते हैं भाई इसको, ठीक है, इसको बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट और सिंपली डेरिवेटिव। तो अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार का ग्राफ दे रखा है और आप क्या करना चाह रहे हो, आप जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाह रहे हो किसी भी इंस्टेंट पे, तो आप क्या करो, उस इंस्टेंट पे, उस जगह पे आप उसका डेरिवेटिव ले लो। टी इंस्टेंट पे आप देखना चाह रहे थे कि टी इंस्टेंट पे क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। इंस्टेंटेनियस का मतलब समझिए, इंस्टेंटेनियस का मतलब उस इंस्टेंट पे आप जो है टी इंस्टेंट पे आप जो है देखना चाह रहे हो क्या स्पीड है, तो आपने उस इंस्टेंट पे आपने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया यहां पे। अब ये डेरिवेटिव लिया कैसे जाता है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, बट आप समझिए कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा ही ये स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, वो डिपेंड करेगा ग्राफ किस चीज का है। अगर ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार का है तो डेरिवेटिव लोगे तो उससे स्पीड निकल के आएगी। अब ग्राफ तो कोई भी हो सकता है ना, कोई डिफरेंट फंक्शन का हो सकता है, कोई रैंडम फंक्शन हो सकता है ft। तो ft का ग्राफ अगर है, मान लीजिए इस तरह का कोई ग्राफ है, तो अगर आप किसी इंस्टेंट t पे आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हो, dft/dt कर रहे हो, तो उसका मीनिंग फिर अलग होगा। इसका जो मीनिंग है वो कुछ अलग रिप्रेजेंट, वो डिपेंड करेगा ft क्या चीज है। अगर ft डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार है तो आप कह सकते हो कि भाई t इंस्टेंट पे अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हो, dy/dt अप्लाई कर रहे हो, तो वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही रैंडम फंक्शन लोगे तो कुछ उसका मीनिंग बदलता रहेगा। आपको पहले ये देखना पड़ेगा ft क्या चीज है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये ग्राफ xt ही होता, बट ये ग्राफ मतलब मैं xt दिखा रहा हूं, बट ये ग्राफ जो है ये मेरा इस तरह का होता और मैं इसको पोजीशन बोल रहा हूं दोस्तों, अगर इस तरह का ग्राफ होता तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार का तो नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज यहां से यहां तक देखो क्या हो रहा है, यहां से यहां तक क्या हो रहा है बताओ, यहां से यहां तक तो ये इसकी जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बोल दूं तो कम हो रही है भाई, ऐसा कभी हो नहीं सकता डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार कम हो। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार के नहीं हो सकता। हाँ, इसको मैं पोजीशन ऑफ द कार बोल सकता हूं कि जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है t = 0 पे, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट था, वहां से पोजीशन बदल रही है कार की, तो पोजीशन ऑफ द कार को मैं बोल सकता हूं, पोजीशन ऑफ द कार। और डिस्टेंस ऑफ द कार भी बोल सकता हूं, डिस्टेंस ऑफ द कार भी बोल सकता हूं, ठीक है, उसका ग्राफ आप बोल सकते हो ये। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसका डेरिवेटिव अब स्पीड नहीं बोलेंगे दोस्तों, इसका जो डेरिवेटिव वो स्पीड नहीं बनेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर क्यों स्पीड नहीं बनेगा? क्योंकि पहली बात तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार का ग्राफ नहीं है, ठीक है, ये पोजीशन ऑफ द कार का ग्राफ है। तो अगर किसी इंस्टेंट टी पे, अगर मैं बोलूं किसी इंस्टेंट टी पे अगर मुझे स्पीड निकालनी हो, कार की पोजीशन का ग्राफ है ये, अगर इस इंस्टेंट पे मुझे अगर स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार का ग्राफ नहीं है, तो आप यहां पे डेरिवेटिव को स्पीड नहीं बोल सकते। फिर इसको क्या बोलेंगे? फिर इसके मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, मैग्नीट्यूड क्यों ले लिया, हमें तो पता ही नहीं है मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मोड क्यों ले लिया? आगे चल के समझोगे आप, ठीक है, आगे चल के समझोगे, क्योंकि यहां पे जो डेरिवेटिव आएगा, इसका जो आपने डेरिवेटिव निकाला है वो नेगेटिव आएगा, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कार की स्पीड जो होती है ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगी, कभी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार कभी डिक्रीजिंग नहीं हो सकती, वो ऑलवेज बढ़ती ही रहती है टाइम के साथ। तो ऐसे ही स्पीड जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी आपकी नेगेटिव कभी नहीं बनेगी दोस्तों। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं बनेगी नेगेटिव? और यहां पे जरा देखिए नेगेटिव, आप खुद सोचिए ना, कॉमन सेंस, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो कभी नेगेटिव रीडिंग देखा है? कभी चलते रहे हो ना आप लोग, चल रहे हो तो स्पीड ऑलवेज ही पॉजिटिव रहती है। लेकिन इस इंस्टेंट पे अगर मैं डेरिवेटिव लूं, इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड वाला एक्सप्रेशन अगर मैं लगाऊं तो क्या बनेगा जरा सोचिए। इस इंस्टेंट पे पोजीशन है xt पोजीशन है, अगले इंस्टेंट पे पोजीशन क्या है, x ऑफ t प्लस डेल्टा टी। तो x ऑफ t प्लस डेल्टा टी जो है वो कम है, वो छोटा है xt से, क्योंकि उसमें देखो थोड़ा नीचे आ गया ना ये, तो अगर आप सब्ट्रैक्शन लोगे ये वाला तो ये छोटा है, इससे नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये स्पीड अगर इस एक्सप्रेशन से निकाल रहे हो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इस इंस्टेंट पे जो स्पीड निकाल रहे हो, अगर वो इस तरीके से निकाल रहे हो तो वो तो नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव कभी हो नहीं सकती स्पीड।
इसलिए अपने को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, उसका पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, मोड लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, अगर xt पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका जो डेरिवेटिव है वो स्पीड को रिप्रेजेंट नहीं करता, फिर उसके मोड को लेना पड़ेगा। फिर इसका मतलब ये हुआ कि डिपेंडिंग ऑन ग्राफ क्या है उसके हिसाब से उसका डेरिवेटिव का मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, अब थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि आपको समझ आया, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ आया तो धीरे धीरे आप इसको समझ जाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आगे हम ये कंसेप्ट को बार बार रिपीट करेंगे, पोजीशन एंड जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार का ग्राफ है उसको हम बार बार रिपीट करेंगे। कई बार क्या होगा, कई बार ऐसा भी होगा दोस्तों कि मैं ऐसे ग्राफ बना दूंगा और ऐसे ग्राफ में कई बार मैं यहां पे xt लिख दूंगा और इसको मैं पोजीशन बोल दूंगा, इसको मैं पोजीशन बोल दूंगा, और यहां पे जो डेरिवेटिव लूंगा मैं उसके डेरिवेटिव को स्पीड बोल दूंगा। इस इंस्टेंट पे मैंने मान लीजिए इसका डेरिवेटिव ले लिया dxt by dt। इस इंस्टेंट पे, इस t इंस्टेंट पे xt की जो वैल्यू थी वो xt के बराबर ही थी, और मैंने क्या किया, मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया इस इंस्टेंट पे, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, स्पीड। अब आप सोचिए, स्पीड तो तभी बन सकता है जब ये क्या हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार हो, बट ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार नहीं है भाई, ये तो डिस्टेंस ऑफ द कार है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों इस ग्राफ में। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस ग्राफ में बढ़ता ही जा रहा है, चाहे ये पोजीशन हो, चाहे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार हो, चाहे आपका डिस्टेंस ऑफ द कार हो, लोकेशन ऑफ द कार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेरिवेटिव को यहां पे स्पीड बोल सकते हो, डेरिवेटिव को यहां पे स्पीड बोल सकते हो क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है, तो यहां पे कोई डिफरेंस ज्यादा खास आएगा नहीं। तो कंफ्यूज मत होना, आगे अपकमिंग एपिसोड में कई बार गलती से मैं ध्यान नहीं रख पाता हूं और मैं ऐसे बोल देता हूं। जब इस तरह के ग्राफ आएंगे ना, तब मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह के ग्राफ में तो मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार का ग्राफ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पॉइंट को मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले डिफरेंशिएशन को निकालना सीखेंगे। पहले थोड़ा मैथ सीखते हैं कि निकाला कैसे जाता है डिफरेंट फंक्शन का, फिर वापस इसके ऊपर लौट के आएंगे, तब आप थोड़ा अच्छा फील करोगे। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो बाद में समझ आ जाएगा दोस्तों, कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी आई इसके ऊपर। पहले हम डिफरेंशिएट करना सीखते हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी डिफरेंट फंक्शन को। तो कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको हम पहले देखते हैं और फिर हम फिर से मीनिंग के ऊपर लौट के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, कुछ जरा क्वेश्चंस करते हैं, कुछ जरा बेसिक जो रूल्स हैं उनको जरा देख लेते हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन के क्या रूल्स हैं, और उनको फिर हम उसके बाद फिर से उसके मीनिंग पे लौट के आएंगे भाई। ठीक है, तो कुछ बेसिक रूल हैं, उन रूल्स को आप याद भी रख सकते हो, नहीं भी याद रख सकते हो, क्योंकि वो लुकअप टेबल में देख सकते हो आप, बट वो रूल जो है वो आपको पता होने चाहिए कि ऐसा कोई रूल होता है। आपको अगर पता ही नहीं है तो फिर लुकअप टेबल में कैसे देखोगे। ठीक है ना, तो मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं, ठीक है, और उसमें कुछ रूल्स हैं भाई, वो आपको रूल्स जो हैं वो याद रखने हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो आपको देखना है। तो सुनिए, सबसे पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है fx, और fx है कुछ कांस्टेंट वैल्यू k0, बदल ही नहीं रहा x के साथ। तो अगर मैं उसका चेंज देखूं x के रेस्पेक्ट में, x के साथ कांस्टेंट है दोस्तों, x के साथ कांस्टेंट है, तो उसका जो चेंज आएगा, इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy by dx ऑफ fx, x के साथ इसका जो चेंज आएगा वो आएगा 0, क्योंकि x के साथ इसका कोई बदलाव ही नहीं हो रहा। तो जब भी कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, याद रखिए उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, ये पहला रूल है जिसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये भाई, दूसरा जो है वो है, अगर मैं बोलूं fx इक्वल टू x टू दी पावर n, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 हाफ 20 30, फ्रैक्शन भी हो सकता है n, और इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, ये सारे सिंगल वेरिएबल है ना, इनमें x वेरिएबल है भाई, एक ही वेरिएबल है, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे दोस्तों, n x टू दी पावर n माइनस 1, इस तरह से आप इसका डेरिवेटिव लोगे। इसको याद रखिए इस रूल को। ठीक है, ये रूल याद रखने हैं भाई, जितने भी लिखवाऊंगा मैं, इनका एक लुकअप टेबल बना लो जिसमें 10-15 रूल होंगे, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। 3 फॉर्मूले से आप फटाफट कर पाओगे डिफरेंशिएशन, बाद में फिर देखेंगे कि भाई इनका मीनिंग क्या है, फिर उसको फिर से हम समझेंगे, बट पहले आपको सोल्व करना तो आना चाहिए ना प्रॉब्लम को। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना तो आना चाहिए, उसके बाद देखते हैं कि उसकी क्या एप्लीकेशन है और क्या मीनिंग है उसका। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 तो x टू दी पावर n मैंने बताया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है मेरे पास fx इक्वल टू साइन x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, साइन x ले लेते हैं। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या बनेगा दोस्तों, dfx बाई dx, ये क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव जो बनेगा वो बनेगा cos x, साइन x का डेरिवेटिव आएगा cos x। ठीक है, नंबर 4, अगर मैं d बाई
डी बाई डी एक्स लिखो भाई, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है ना भाई, हाँ जी, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। अगर मैं बोलूं कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, कोस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स। नंबर 5 आइए, नंबर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, वो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट आइए भाई, नेक्स्ट है मेरे पास कोट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स। एक्स मेरा वेरिएबल है भाई, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। देखो जब भी डी बाई डी में आगे सी आ रखा है ना, जो भी फंक्शन है ना उसके अंदर सी होता है अगर आगे, ठीक है, जो भी, जैसे मान लिया यहां पे मैंने कोट एक्स लिखा, तो कोट एक्स में सी आगे आ गया ना, तो उसका डेरिवेटिव में माइनस बाहर आएगा। जैसे यहां पे देखो कोस एक्स में सी बाहर था, तो उसके डेरिवेटिव में माइनस बाहर आया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए नंबर 7, नंबर 7 है डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। नंबर 8, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, कोसेक एक्स। तो ये माइनस का आएगा भाई क्योंकि सी बाहर आ गया, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा कोट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स, ठीक है भाई। नंबर 8, नंबर 9 आइए भाई, 8 के बाद नंबर 9, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो ये वापस e टू द पावर x ही आ जाएगा दोस्तों, e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e टू द पावर x ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए नंबर 10, d बाई डी एक्स ऑफ ln x, ln x नेचुरल लॉग, ये बनेगा 1 बाई x, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ ln x, इसकी वैल्यू होती है 1 बाई x, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए एक दो स्टेप और आगे चलते हैं, हाँ जी, मैं देख लेता हूं कोई छूट ना जाए, साइन इनवर्स x, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 11, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इनको आपको जरूरी नहीं है आपको याद करना हो, बट आपको ये पता होना है कि डेरिवेटिव का हमने कहीं ना कहीं एक लुकअप टेबल बना रखा है, बार बार पलट के देख लिया करो उसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसको आप जबरदस्ती रट्टा मारना शुरू करें, अभी धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें याद ही नहीं होते, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बार बार लुकअप टेबल का इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का बनेगा भाई 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। नंबर 12, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, तो इसका बनेगा -1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 13, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन थे भाई, बस इतने याद रखने आपको, 13 और भी ऐसे तो बहुत सारे रूल हैं, बड़े सारे रूल हैं, बट इतना भी अगर आप याद रखोगे तो भी बहुत है, ठीक है। इनको अगर आप याद रखते हो, फिलहाल के लिए आप कोशिश ना करें याद करने की, फिलहाल के बस आप लुकअप टेबल का इस्तेमाल करें बस, कि भाई ठीक है भाई इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है, टेबल में हम देख लेंगे और उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज डिफरेंशिएशन के कुछ और रूल होते हैं जिनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये तो बेसिक बता दी ना, डायरेक्ट अगर आ गया इसका डेरिवेटिव पूछ लिया तो सीधा सीधा आप ऐसे लिख दोगे, बट कई बार क्या होता है ये मिक्स होके आते हैं, 2-2 3-3 फंक्शन के साथ लग के आते हैं, तब कैसे करें। तो चलिए जरा देखते हैं भाई, रूल जरा समझते हैं, ठीक है। एक बार हमें मैथ निकालना आ जाए, मैथ को सोल्व करना आ जाए, फिर हम इसके मीनिंग के ऊपर जाएंगे भाई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब सबसे पहला है, कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार आपका जो फंक्शन होता है वो एक कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, जो मैंने अभी लिखवाए, जो 13-14 रूल लिखवाए, उनमें फंक्शन कई बार किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाता है और फिर मैं डेरिवेटिव ले रहा होता हूं उसका, तो उसमें जो कांस्टेंट नंबर होगा वो यूं का यूं बाहर आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ये पहला रूल है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मैं बोलूं बताइए डेरिवेटिव क्या आएगा 4x² का,
तो आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो एक्स टू द पावर एन के अंदर छुपा है। आपको याद है एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या था, लेकिन बाहर हमने एक कांस्टेंट नंबर और लगा दिया, तो एक कांस्टेंट नंबर यूं का यूं बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ, पावर 2 है तो 2 की जगह n ले लो, तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8x। ठीक है भाई, इस तरह से आप लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि इसका डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे जरा देखिए, अगर मैं बोलूं डी बाई डी एक्स, अभी है डी बाई डी एक्स ऑफ, आपसे मैंने बोला कि 4 10x, सोचिए ऐसे है, तो ये मेरा 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 सीकेंड स्क्वायर x बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हो, कांस्टेंट हम बाहर लिख देंगे बस, और कुछ नहीं है, कोफिशिएंट जो है बाहर आ जाएगा। तो ये था पहला पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 आइए, नंबर 2 में क्या होता है दोस्तों, नंबर 2 में ऐसे दो फंक्शन ऐड होके आ जाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, एक एफ एक्स होगा एक जी एक्स होगा, ऐसे फंक्शन ऐड होके आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, उनको अलग अलग कर देंगे भाई। उसको आप ऐसे लिख सकते हो, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, उसका पहले निकाल दो, और फिर डी जी एक्स बाई डी एक्स ऐसे कर दो। अब चलिए जरा इसके ऊपर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं एफ एक्स जो है मतलब फंक्शन जो है, पूरा फंक्शन इस तरह का दे रखा है, e टू द पावर x प्लस 4 साइन 2x, मान लीजिए ऐसा है, 4 साइन x बोल दो। ठीक है, ऐसा है, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस फंक्शन के अंदर दो फंक्शन जुड़े हुए हैं, देखो ये एफ एक्स मान लो, इसको जी एक्स मान लो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या करोगे, पहले इसका डेरिवेटिव ले लो, इसको अलग अलग कर दो भाई। पहले इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर x ही आ जाएगा यूं का यूं, प्लस इसका डेरिवेटिव लो, अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो 4 बाहर आ जाएगा, और साइन x का क्या होता है, कोस x। इस तरह से आ जाएगा दोस्तों, आसान कहानी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि भाई ये जो रूल है ये क्या कहता है। अब आइए अगला, नंबर 3 रूल। नंबर 3 रूल जो है वो है, अच्छा यहां पे माइनस है तो माइनस लिख दोगे ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब आइए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास एक रूल है और वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, ये आ जाए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है भाई, एफ ऑफ जी एक्स मतलब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया। तो आप क्या करोगे दोस्तों, पहले आप डेरिवेटिव लोगे एफ फंक्शन का, ठीक है, और gx को यूं का यूं रख दोगे, अंदर gx यूं का यूं पड़ा रहेगा। मल्टीप्लाई में क्या करना है बताओ, मल्टीप्लाई में फिर g का डेरिवेटिव लेना है आपको x के साथ। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है दोस्तों, डी बाई डी एक्स करना है। तो आप देखो ध्यान से, एक तो साइन आ गया फंक्शन, और साइन के अंदर एक पॉलिनोमियल फंक्शन और आ गया। तो क्या करोगे बताओ, आप इसको कैसे लिखोगे, साइन का डेरिवेटिव लिखो पहले, तो कोस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दो सबसे पहले, तो यही करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर को मैंने छेड़ा नहीं, अब क्या करना है, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना है। अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो ये बन जाएगा 2x इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ आया भाई, इस तरह से लिखोगे, इस तरह से बन जाएगा। अगर मैं बोलूं कि e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव लेना है अपने को, d बाई डी एक्स लेना है इसका, तो क्या करोगे बताओ, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और यहां पे एक फंक्शन और आ गया। तो अब क्या करोगे, इसको आप लिखो e टू द पावर, ये तो यूं का यूं आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल का जब डेरिवेटिव लोगे तो सेम ही आ जाता है। फिर इस वाले फंक्शन का भी तो डेरिवेटिव लेना है अब, तो इसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। समझ आया? आप बोलोगे फिर तो सर e टू द पावर x में भी दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक, हाँ तो इसको भी इसी रूल से करके देखो, यही रूल लगाओ, पहले एक्सपोनेंशियल का लो, एक्सपोनेंशियल का तो सेम ही आ जाएगा, और फिर x का लो, x का क्या आ जाएगा 1, तो e टू द पावर x ही आ गया। ये तो पहले भी तो आप यही पढ़े थे। ठीक है, तो आप जरा देखिए दोस्तों, अगर इस तरह का आ गया तो कैसे आप डेरिवेटिव 2e टू द पावर 2x बनेगा फिर। ठीक है ना, तो ये पॉइंट को समझिए, और जरा देख लीजिए, और जरा देखते हैं इसी रूल के ऊपर। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x और d बाई डी एक्स, अपने को ये निकालना है भाई, इसका बताओ क्या बनेगा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखो साइन फंक्शन है, उसके अंदर फिर एक और फंक्शन आ गया,
पोलिनोमियल फंक्शन। तो साइन का क्या बन जाएगा, कोस, और इसके अंदर पहले यूं की यूं टर्म लिख दो, पहले आगे वाले का डेरिवेटिव लिया करो। अब क्या करना है, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना है। अब अंदर वाले में एक वो x टू द पावर n वाला रूल लग जाएगा ना, तो आप बताओ x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4e बनेगा, क्योंकि x को की पावर 1 है ना यहाँ पे, तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, एक्स टू दी पावर n वाला रूल लग गया यार यहाँ पे भी। 4 तो कोफिशिएंट था, वो तो यूं कहीं बाहर आ गया। x टू दी पावर 1 का डेरिवेटिव ये होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, n की जगह पे 1 था, तो इसका मतलब ये वापस 1 ही बन गया ना, 4 इंटू 1 इज 4। तो आई होप ये आपको समझ आया कि अंदर वाले का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, और बाहर साइन की जगह कोस कर दो, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फंक्शन के अंदर अगर एक और फंक्शन आ गया तो फिर कैसे हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, और जरा देखते हैं अगला रूल देखते हैं फिर, क्योंकि धीरे धीरे रूल इकट्ठे होते जाएंगे ना, फिर उनको मर्ज करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट जरा देखिए भाई, तो ये मैंने बताया आपको एक रूल। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ k नॉट x, तो इसका डेरिवेटिव बताओ क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो f का डेरिवेटिव ले लो भाई विद रिस्पेक्ट टू x, और अंदर वाला यूं का यूं रखना है, अंदर वाले को नहीं छेड़ना है, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव ले लो, अंदर वाले का डेरिवेटिव बनेगा k नॉट, ठीक है। तो k नॉट इनटू बाहर वाला जो भी फंक्शन है, जैसे साइन फंक्शन है तो साइन का डेरिवेटिव यहां पे लिख लो, अंदर वाली टर्म यूं का यूं रखो फिर, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव ले लो। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया कि इसको हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, तो अभी तक हम 4 रूल पढ़ चुके हैं। नंबर 4 रूल देखिए। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाइड में है, f(x) इंटू g(x), और मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, दो मल्टीप्लाइड फंक्शन का, तो क्या करोगे बताओ, पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, dfx बाई dx कर लो, और gx को यूं का यूं कर दो, फिर क्या करो, फिर आप fx को यूं का यूं ले लो और gx का डेरिवेटिव ले लो, ठीक है भाई। इस तरह से आप कर सकते हो दोस्तों, और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। जैसे कि देखिए, अगर मैं बोलूं कि मुझे बताना है e टू द पावर 2x इंटू साइन 4x का डेरिवेटिव लेना है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर दो फंक्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो रखा है। तो डेरिवेटिव कैसे निकालोगे दोस्तों, सबसे पहले क्या करोगे, d बाई डी एक्स लिखोगे, किसका, e टू द पावर 2x का, और ये यूं का यूं लिख दो, साइन ऑफ 4x को यूं का यूं लिख दो, फिर प्लस क्या करोगे, e टू द पावर 2x को यूं का यूं करोगे, और डेरिवेटिव लोगे किसका, साइन ऑफ 4x का, ठीक है भाई। अब लुकअप टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ई एक्सपोनेंशियल के अंदर एक और फंक्शन आ रखा है, देखो, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया ना भाई। तो अब बताओ एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम ही होता है, बट इसका फिर फर्दर इसका भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना। रूल नंबर 2 लग गया ना, रूल नंबर 3 लग गया ना इसके ऊपर भाई, बोलिए। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, फिर अंदर वाला जो फंक्शन है उसका एक और बार डेरिवेटिव लो तो 2 आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो ये वाला इसका पूरे का जो आंसर है वो 2 ये आ गया, और इनटू में क्या है बताओ, साइन ऑफ 4x। अब आ जाओ यहां पे, ये तो यूं का यूं आ गया। अब बताओ यहां पे देखो फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आ गया है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या बनेगा बताओ जरा, साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा कोस, तो कोस 4x, और इनटू में क्या करोगे, इसका भी तो डेरिवेटिव लेना, फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x का डेरिवेटिव 4 होता है। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव वो ये बन जाएगा भाई। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, 2e टू द पावर 2x साइन 4x प्लस 4e टू द पावर 2x कोस 4x, ये मेरे पास आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रोडक्ट रूल समझ आया कि प्रोडक्ट रूल जो है वो क्या होता है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड हैं तो हम कैसे उसको सोल्व करेंगे, उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसको आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे डिवीजन वाला रूल होता है, ठीक है। रूल नंबर ये 4 था कि हाँ ये 4 था आई थिंक, ठीक है। रूल नंबर 5, ठीक है, रूल नंबर 5। तो 5वां रूल देखिए। तो अगर आपको बेसिक याद है कि भाई जो 13 मैंने बताए थे आपको उनका डेरिवेटिव क्या था, उसके बाद तो फिर ये बाकी वाले रूल हैं उसके, ये तो बहुत आसान है भाई। रूल नंबर 5 देखिए, अगर मैं बोलूं d बाई डी एक्स ऑफ fx बाई जी एक्स, दो फंक्शन का डिवीजन हो रखा है,
x वेरिएबल है, x का फंक्शन है और उनका डिवीजन हो रखा है और मुझे उसका डेरिवेटिव लेना है। तो क्या करोगे दोस्तों, इसके लिए क्या रूल है, इसके लिए जो रूल है जो आपको याद रखना है वो है gx का स्क्वायर कर दो और न्यूमरेटर में क्या करना है, यहां पे gx लिखना है और fx का डेरिवेटिव ले लेना है माइनस fx अब यूं का यूं रखिए और gx का डेरिवेटिव ले लीजिए। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो जरा देखो, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दो, फिर ये यूं का यूं कर दो और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लो माइनस fx मेरा यूं का यूं लिख लो और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, इस तरह से जब भी दो फंक्शन अगर डिवीजन की फॉर्म में आ रखे हो तो ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, जरा देखिए कैसे। अगर मैं बोलूं कि भाई बताओ d बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या बनेगा, तो आप इसको दो तरह से कर सकते हो। एक तो x टू दी पावर n वाला रूल के हिसाब से, जरा देखो इसको आप लिख सकते हो x की पावर -1 -1 क्या बन गया मेरा, n बन गया। तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए बताओ जरा। x टू दी पावर n का क्या होता है डेरिवेटिव, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x टू दी पावर n-1। तो अब यहां पे n की जगह पे -1 है दोस्तों, तो ये हो जाएगा -1 इंटू x टू दी पावर -1 तो -2 हो जाएगा यहां पे। बोलिए भाई, सही बात है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। इसका मतलब ये बन गया मेरे पास -1/x², ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। या फिर दूसरा तरीका ये वाला भी लगा सकते हो भाई, fx की वैल्यू मेरी 1 है और gx की वैल्यू मेरी x है, तो इसका कैसे करोगे, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, फिर न्यूमरेटर में क्या करो, न्यूमरेटर में gx ये वाला जो फंक्शन है यूं का यूं कर दो और यहां पे इसका डेरिवेटिव ले लो। ये तो कांस्टेंट नंबर है भाई, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सबसे पहला यही लिखवाया था मैंने, माइनस ऊपर वाला यूं का यूं कर दो और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लो। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। x का जो gx फंक्शन है ना, gx की वैल्यू तो x है ना भाई, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लोगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया -1/x²। ठीक है, -1/x²। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं और जरा देख लीजिए इसके ऊपर फंक्शन, ठीक है, जिनमें डिवीजन वाला होता है। तो जरा देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है मेरे पास sin x अपॉन cos x। मान लीजिए मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है d बाई डी एक्स, जिसको हम 10x भी बोलते हैं। 10x का हमें वैसे भी याद है डेरिवेटिव। 10x का क्या होता है डेरिवेटिव बताओ, 10x का डेरिवेटिव अगर देखेंगे तो secant स्क्वायर x होता है भाई, secant स्क्वायर x। अब जरा देखते हैं भाई ये सही है कि नहीं है। तो मैं 10x को ऐसे लिख सकता हूं, उस ऊपर वाले को fx मान लो, नीचे वाले को gx मान लो भाई। तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, gx का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा बताओ, न्यूमरेटर में आएगा cos x को तो यूं का यूं कर दो, gx को यूं का यूं और इसका डेरिवेटिव ले लो। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x माइनस, अब बताओ fx को यूं का यूं रखो, fx मतलब sin x को यूं का यूं कर दो और cos x का डेरिवेटिव ले लो। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। सही है भाई। तो अब आप बताओ ये क्या बन गया, ऊपर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बन गया, तो 1 बन गया भी ऊपर, नीचे है cos स्क्वायर x और 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, secant स्क्वायर x। ठीक है भाई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा जो है आप लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, 10x का आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। और जरा देखिए और आगे बढ़ते हैं, ये बहुत सारी जगह पे यूज होगा ये। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका आपको डेरिवेटिव लेना है और वो फंक्शन कुछ इस तरह का है, x² - 4x sin 3x डिवाइड बाई 6 cos 5x। मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे लोगे दोस्तों, तो देखो ऊपर वाले फंक्शन को मैं fx बोल देता हूं और नीचे वाले को gx बोल देता हूं। ठीक है, हालांकि cos के अंदर फिर से एक और पॉलिनोमियल फंक्शन आ रखा है, तो डेरिवेटिव लेते टाइम और भी रूल लगेंगे इसके, तो कोई बात नहीं, पहले ऊपर वाले को fx बोलो, नीचे वाले को gx बोलो। तो क्या बन जाएगा दोस्तों बताओ, अब इसका स्क्वायर कर दें, 6 cos 5x का स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, अब आ जाओ ऊपर, ऊपर क्या लिखोगे, पहले तो gx यूं का यूं कर दो, 6 cos 5x कर दो, इनटू क्या करना है बताओ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना भाई। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कैसे ले, एक तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर टर्म है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, x टू द पावर n वाला रूल लग गया ना भाई, 2x माइनस इसका भी तो डेरिवेटिव लेना है। अब इसमें दो फंक्शन अलग अलग मल्टीप्लाइड हैं, तो
तो यहाँ पे fx इंटू जी एक्स वाला रूल लगेगा भाई, इसका डेरिवेटिव अगर लोगे तो पहले आगे वाले का डेरिवेटिव लो, आगे वाले का डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा और sin 3x को यूं का यूं कर लो, ठीक है भाई, sin 3x को यूं का यूं कर लिया। पहले तो आगे वाले का डेरिवेटिव, ये माइनस यूं का यूं यहां पे लगा दिया, फिर मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है भाई, इसका तो डेरिवेटिव ले लिया ना, माइनस अब इसका डेरिवेटिव लेना। तो इसमें दो अलग अलग फंक्शन है, एक 4x एक sin 3x है, तो पहले 4x का डेरिवेटिव लो और sin 3x को यूं का यूं, और फिर 4x को यूं का यूं करो और sin 3x का डेरिवेटिव लो। sin 3x का क्या बनेगा cos 3x इंटू 3। ये इंटू 3 क्यों किया भाई, क्योंकि sin 3x का डेरिवेटिव होगा, sin का डेरिवेटिव होगा cos, अब अंदर वाला जो फंक्शन है 3x उसका भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना भाई, तो उसका 3 और आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया बताओ जरा, ये मेरा ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, ये मेरा ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ गया भाई, ठीक है। तो पहला gx यूं का यूं कर दिया और fx जो ऊपर वाला फंक्शन था उसका डेरिवेटिव माइनस, अब fx यूं का यूं रखो, fx की वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 4x इंटू साइन 3x, fx मैंने यूं का यूं कर दिया इंटू डेरिवेटिव ऑफ gx, gx मेरा नीचे वाला है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे बताओ, नीचे वाले का 6 तो यूं का बाहर आ गया, cos 5x का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन 5x, अब अंदर वाले का भी तो डेरिवेटिव लेना है 5x का, उसका 5 और आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है भाई, तो 5 एक्स्ट्रा और कर दो। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो भाई, तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो बाहर है 6 cos 5x, अब ये सिंप्लीफिकेशन करने का काम आपका है भाई, ठीक है। अंदर देखिए अब क्या बनेगा, अंदर बनेगा 2x माइनस, ये माइनस अंदर ले जाओ 4 sin 3x, और यहां पे फिर से माइनस लग जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा 4 3 12, ठीक है, तो माइनस 12x cos 3x, माइनस 12x cos 3x, ये आ गया भाई, एक बार देख लीजिए, माइनस यहां पे बताइए क्या बनेगा, ये 6 पंजे 30 हो गया और माइनस यहां पे, माइनस यहां पे, तो प्लस हो गया ये 30 sin 5x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x sin 3x, ठीक है भाई, इस तरह का आ जाएगा न्यूमरेटर। और डिवाइड में क्या आएगा दोस्तों, डिवाइड में आ जाएगा 36 cos स्क्वायर 5x। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया कि किस तरह से डेरिवेटिव लेंगे इसका, आसान था भाई जब डिवीजन में होता है तब। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन करेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन एक दो रूल और देख लेते हैं भाई। तो ये मैंने डिवीजन वाला रूल बताया, ठीक है भाई, तो बस यार रूल हो ही गए सारे, ठीक है, कितने 5 रूल थे, तो 5 के 5 रूल आ गए। बस अगर ये इतने रूल अगर आप याद रखते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हमारा मेन फोकस क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा, तो एक एपिसोड में सिर्फ इन रूल को अप्लाई कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं देने वाला हूं, और उसके बाद फिर हम इसके एप्लीकेशन के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।